Welcome, guys. Today we move to synthesis for NDA and CDS, also for 9th, 10th, 11th, 12th. कंपाउंड सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य। हमने सिंथेसिस के अंतर्गत हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़े। आज हम जा रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में, जिसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी क्लॉज जो है वो इसके समकक्ष होती है, इसकी दोस्त होती है, इसके बराबर होती है, इस पर मेन क्लॉज पर निर्भर नहीं होती है। दोनों क्लॉज जो है डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमें 4 प्रकार के कंजक्शंस की आवश्यकता होती है। नंबर 1 क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जो एक समान एक जैसी बातों को जोड़ते हैं। नंबर 2 एडवर्जेटिव कंजक्शन, जो विरोधाभासी बातों को जोड़ते हैं, अंतर को जोड़ते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों बातों में, लेकिन उनको जोड़ने वाले कंजक्शन। नंबर 3 में अल्टरनेटिव कंजक्शन, जहाँ पर विकल्प दिया होता है, या तो ऐसा करो या ऐसा करो, तो उसको हम अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। चौथा इलेटिव कंजक्शन, जो प्रभाव डालने वाला हो। पहले सेंटेंस में हमने कोई भूमिका रखी, पहले सेंटेंस हमने बोला और उसका प्रभाव हमको दूसरे सेंटेंस में दिखाई दिया, तो उसको इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आते हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये जो एंड है, एंड सब का काम कर देता है। ये अलग बात है कि कहीं पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हो सकता है, नहीं तो एंड, बोथ एंड, एज वेल एज में एंड जो है सबको डोमिनेट कर लेता है। अगर आप एक कंजक्शन याद रखो क्यूमुलेटिव का, कि एक जैसी बातों को जोड़ने वाला, तो एंड, उससे आपका काम बन सकता है। एडवर्जेटिव कंजक्शन में हमने कहा बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, व्हेयरएज, नेवरदलेस, इतने कंजक्शन हैं। अगर आप बट को याद रखो तो इस बट से आपका सारा काम बन सकता है, जहाँ पर दो विरोधाभासी बातों को, दो अलग अलग प्रकार के वाक्यों को हम जोड़ते हैं। नंबर 3 अल्टरनेटिव कंजक्शन, जहाँ विकल्प दिया रहता है, और, यस, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर। अगर आप केवल और या अदरवाइज दोनों में से किसी एक को याद रखो तो इससे जो है ये सबका रिप्रेजेंटेशन कर लेता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन में एक में भूमिका, दूसरे में उसका प्रभाव। तो हेंस, दस, सो, देयरफॉर, फॉर, तो सो से काम बन जाता है। इसका जो इन सब के लिए एक शब्द यूज हो सकता है वो है सो। अगर सभी याद हैं फिर तो और अच्छा है। तो इस प्रकार से आज हम एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे। नंबर 1 द टीचर केम इन, टीचर कक्ष अंदर आया, या केम इन द रूम भी कह सकते हो, कमरे के अंदर आया। ऑल द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, सारे विद्यार्थी साइलेंट हो गए, सारे विद्यार्थी चुप हो गए। तो क्या होगा? हमने अगर एडवर्ब बनाना होता हम क्या करते? नहीं, क्या कहते हैं? अगर हमने कॉम्प्लेक्स बनाना होता हम कहते हैं व्हेन द टीचर केम इन ऑल द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। ये आपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की बात करी। आज हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक क्लासरूम की बात कर रहे हैं। क्लासरूम सिचुएशन में 2 घटनाएं घटी हैं। एक घटना टीचर का अंदर आना, दूसरी घटना विद्यार्थियों का शांत हो जाना। तो क्या कहोगे? द टीचर केम इन एंड ऑल द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट, और सारे विद्यार्थी शांत हो गए। क्या कहा आपने? एक विद्यालय की 2 घटनाएं, एक क्लासरूम की 2 घटनाएं जो प्राय हुआ करती हैं, एक जैसी होती हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं इन 2 सेंटेंसेस को। द टीचर केम इन एंड, किससे जोड़ा आपने? एंड से। एंड ऑल द स्टूडेंट्स became silent.
ऑल द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट, सारे विद्यार्थी शांत हो गए। तो दो घटनाएं हैं, द टीचर केम इन मेन क्लॉज एंड ऑल द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। नाम याद रखो, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समकक्ष। जो ये मेन क्लॉज है इसी के बराबर की क्लॉज, लेकिन जुड़ी किससे है? एंड से। ये क्लॉज इस पर निर्भर नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। नंबर 2, माई सिस्टर इज ए सिंगर, सी इज ए डांसर। यानी इसका अर्थ है माई सिस्टर इज ए सिंगर, माई सिस्टर इज ए डांसर, ये अर्थ है। तो मेरी सिस्टर के बारे में दो उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, वो एक जैसी हैं। एक जैसे का मतलब ये है कि उसमें दोनों गुण जो हैं ये कहा गया है, दोनों गुणों में अंतर नहीं है। तो क्या कहोगे? माई सिस्टर इज ए सिंगर एंड सी इज ए डांसर। तो हम किससे जोड़ेंगे इसको? हम जोड़ेंगे इसको क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। माई सिस्टर इज अ सिंगर and she is a dancer, and she is a dancer। क्या कहोगे? My sister is a singer, main clause, and she is a dancer, coordinate clause। My sister is a singer एंड सी इज ए डांसर। यदि एंड सी इज ए डांसर जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो इस पर निर्भर नहीं है, उसका भी अर्थ पूरा निकल रहा है और वह एक डांसर है। पूरा स्टेटमेंट आपको पता चल रहा है। आप ये नहीं कह रहे हो यार समझ में नहीं आया, आप ये नहीं कह रहे हो भाई इसका अर्थ जो है जब इसको बोलो तब समझ में आएगा। ये इस पर निर्भर नहीं है, ये भी स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र। नेक्स्ट 3, ही इज ए चीट, ही इज डिसऑनेस्ट। कोई व्यक्ति है, उसकी तारीफ हो रही है कि वो एक ठग है, वह एक बेईमान है। ठग और बेईमान एक जैसे हैं, या ठग और बेईमान दोनों कलाएं जो है नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। तो हम क्या कहेंगे? ही इज ए चीट एंड ही इज ए डिसऑनेस्ट। या एक काम करो, वो न केवल चीट है, इसको दूसरे ढंग से बना सकते हो, बल्कि वो बेईमान भी है। तो क्या कहा आपने? नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही इज नॉट ओनली चीट, ही इज नॉट ओनली चीट। पहले वाले में हमने क्या लगा दिया? नॉट ओनली। दूसरे वाले में लगाएंगे बट ऑल्सो। बट ऑल्सो क्या होगा? ही इज डिसऑनेस्ट, बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट, बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट। लिखते तो ऐसा है इसको, लेकिन आप इसको समझते कैसे हैं डिसऑनेस्ट को? ही इज डिसऑनेस्ट, ये इसकी वैल्यू है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। नहीं, ही इज नॉट ओनली चीट बट ऑल्सो ही इज डिसऑनेस्ट, बट ऑल्सो ही इज डिसऑनेस्ट, ये अर्थ होगा इसका। तो एंड एक जैसी बातें थी, तो हमने क्या कहा? किससे जोड़ दिया? एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ लिया। वह न केवल चीट है, वह बेईमान भी है। तो ये भी जो है दोनों की बैड क्वालिटीज़ को, एक जैसी क्वालिटीज़ को हमने जोड़ा, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी जो है क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट 4th, कमला इज ए रेगुलर, सरला इज इरेगुलर। दो लड़कियां हैं, कमला और सरला। कमला नियमित स्कूल जाती है, सरला कभी कभी जाती है, अनियमित है। तो क्या कहोगे? कमला इज रेगुलर। अब दोनों विरोधाभासी बातें हैं, वैसे भी अंदाज आ रहा है आपको गुण में, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो क्या कहोगे? कमला इज
रेगुलर बट सरला इज इरेगुलर। ये किससे जोड़ेंगे हम इसको? बट से। कौन सा? एडवर्जेटिव। बट लगाओ, येट लगाओ, स्टिल लगाओ, हाउएवर लगाओ, इन सब से बन सकता है। लेकिन बट जो है डोमिनेट कर रहा है, इसको हम बट से ही बना लेते हैं। हमको बट ये शब्द जो है कॉमन जैसा लगता है। तो कमला इज रेगुलर बट सरला इज रेगुलर। देखना ये है कि रेगुलर और इरेगुलर में अंतर है। देखना यह है कि रेगुलर और इरेगुलर में आपस में विरोधाभास है। तो ऐसी विरोधाभासी बातों को हम बट से जोड़ते हैं। नेक्स्ट, द मैन इज ऑनेस्ट ही इज पुअर। ध्यान दो, वो आदमी ईमानदार है, वो गरीब है। तो हम इसको ले लेते हैं पहले। द मैन इज पुअर, ये हो गया मेन क्लॉज। द मैन इज पुअर। लेकिन वो क्या है? वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है। पुअर को ईमानदार होने में बड़ी दिक्कत होती है। कैसे होगा? उसे जो है अपना पेट पालना है। तो लेकिन है तो हम क्या कहेंगे? दोनों विरोधाभासी बातें हैं भाई। गरीब है परंतु ईमानदार है। तो किससे करोगे इसको? द मैन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। द मैन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो ये बट शब्द जो है इसने क्या किया? हमको बट शब्द ने क्या किया? दो विरोधाभासी बातों को आपस में जोड़ा। हम इनको याद होगा सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहे थे? ऑल्दो, यद्यपि द मैन इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो द मैन इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ऐसा कह रहे थे। वहाँ पर ही इज ऑनेस्ट प्रिंसिपल क्लॉज हो रही थी और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा था। यहाँ कंपाउंड बनाना है। द मैन इज पुअर प्रिंसिपल क्लॉज बट ही इज ऑनेस्ट, बट ही इज ऑनेस्ट। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों को मिल करके एक सेंटेंस बना है। ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। क्या सेंटेंस कहलाएगा? ये कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान दो, ये कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट 6, ही वॉज यंग ही सीम्स टू बी टायर्ड। एक आदमी युवा है, जवान है, हट्टा कट्टा है, लेकिन वो थका हुआ लगता है, थका हुआ प्रतीत होता है। तो विरोधाभासी बातें हैं। जो आदमी यंग होगा वो एनर्जेटिक होगा, उसके अंदर खूब उत्साह होगा, खूब दौड़ने उछलने कूदने की क्षमता होगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, वो टायर्ड लग रहा है। तो क्या कहोगे? ही वॉज यंग बट ही सीम्स टू बी टायर्ड। या एक काम कर दो, आपने कहा बट बहुत हो गया तो येट लिख लो। तो क्या कहा मैंने? ही वॉज यंग yet he seems to be tired। आप ऐसे भी लिख सकते हो, he was young still, he was young still he seems to be tired। तो बट से ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम बट का यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड है। नंबर 7, हमने बट की जगह पर यहाँ क्या लगा दिया? येट। मोहन मस्ट रन फास्ट ही विल मिस द ट्रेन। यहाँ पर देखो, मोहन को तेज़ भागना चाहिए, ही विल मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। या विकल्प है भाई, या तो तेज़ भागो या फिर ट्रेन आपकी छूट जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस यहाँ पर विकल्प होता है, अल्टरनेटिव होता है। तेज़ भागोगे तो ट्रेन पकड़ लोगे, नहीं भाग पाओगे तो मिस हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम इससे किससे बनाते हैं? इसको कहते हैं हम कौन सा कंजक्शन? अल्टरनेटिव कंजक्शन लगाते हैं।
या तो और या यल्स या अदरवाइज या आइदर और नाइदर नॉर। तो हमने यहाँ पर और से काम चला लिया या अदरवाइज से काम चला लिया। अगर आपको अदरवाइज शब्द अच्छा लगता है तो अदरवाइज ही याद रखो। तो क्या कहा, मोहन मस्ट रन फास्ट, ये है मेन क्लॉज। मोहन मस्ट रन फास्ट। और अन्यथा क्या लिखूं, और लिखूं अदरवाइज लिखूं? अब आपने कहा था और लिख लो, और की जगह में क्या लिख सकते हो, अदरवाइज। ये दो शब्द बड़े कॉमन हैं। तो और ही विल मिस द ट्रेन। तो मैंने कहा आपसे मोहन मस्ट रन फास्ट, मेन क्लॉज, और ही विल मिस द ट्रेन कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये वाक्य जो है इस पर निर्भर नहीं है, इसके समकक्ष है, इसकी दोस्त है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस जो बनेगा, ये जो सेंटेंस बनेगा ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। अगर ये इस पर निर्भर होता तो ये सेंटेंस का प्रारूप दूसरा होता और वो कॉम्प्लेक्स बनता। हम कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, कंपाउंड। ये मेन क्लॉज और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसके बराबर, इसके समकक्ष सेंटेंस कंपाउंड बना। नंबर 8, बी सिंसियर यू विल बी फेल्ड। भाई नियमित बनो, रेगुलर बनो, मेहनती बनो, ईमानदारी से काम करना सीखो, यू विल बी फेल। अब ये तो उल्टा हो गया, जो आदमी सिंसियर होगा वो फेल तो ना होगा, वो तो पास होगा, वो तो टॉप करेगा। लेकिन यहाँ पर विरोधाभासी बातें हैं। या तो भाई क्या करो, सिंसियर बनो, और या फिर फेल हो जाओगे। तो क्या मतलब हुआ, बी सिंसियर एक प्रकार की चुनौती है, उसको आदेश है, बी सिंसियर। इसका मतलब है जो सामने खड़ा है उससे कहा जा रहा है, लड़के को समझाया जा रहा है, लड़की को समझाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि तुम नियमित बनो, अनुशासित बनो। तो क्या मतलब हो गया, दूसरा क्या है, यू विल बी फेल्ड, ये एक वार्निंग भी है उसके लिए, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो इसलिए हम बी सिंसियर लिख लेते हैं पहले। बी सिंसियर का मतलब है यू बी सिंसियर, तुम जो सामने खड़े हो तुम नियमित बन जाओ, अनुशासित बन जाओ, अन्यथा फेल हो जाओगे। यू विल बी फेल का मतलब है अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अन्यथा के लिए मैं यहाँ पर क्या ले लूँ अब, अदरवाइज। और की जगह मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, अदरवाइज। एक शब्द हमने कहा चलो अदरवाइज ले लेते हैं। आप और भी लिख सकते थे, हमने यहाँ और की जगह में अदरवाइज। अदरवाइज यू विल बी फेल्ड। यू विल फेल ही कर दो, अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा क्या हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। लीजिए, हमने अन्यथा, या तो ये करो या फिर ये फल भोगो। नेक्स्ट, नाइन, डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर। न तो उधार लेने वाले बनो, न उधार देने वाले बनो। तो इसका मतलब क्या हुआ, न तो उधार देने वाले बनो, उधार लेने वाले बनो, न उधार देने वाले। तो इसको हम नेगेटिव है ना, नेगेटिव में हम क्या कर सकते हैं, नाइदर ले सकते हैं। नाइदर बी ए बोरोवर नॉर अ लेंडर। नॉर अ लेंडर का मतलब हुआ नॉर बी अ लेंडर। दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, आइदर और नाइदर और। यहाँ पर अदरवाइज और से काम नहीं बन रहा है, दोनों जगह नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको बना देते हैं नाइदर। नाइदर बी अ बोरोवर। नाइदर बी ए बोरोवर नॉर बी अ लेंडर। न उधार देने वाले बनो, न उधार लेने वाले बनो, न उधार देने वाले। तो क्या यहाँ क्या लाया मैं, नाइदर, और यहाँ क्या ले आया, नॉर। अब देखो, नाइदर बी ए बोरोवर मेन क्लॉज, नॉर बी ए लेंडर कोऑर्डिनेट क्लॉज।
ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। न तो उधार लेने वाले बनो, एक शिक्षा है, नॉर बी ए लेंडर, और न उधार देने वाले बनो। दोनों का अर्थ अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, नॉर से, दूसरे वाले कंजक्शन से। पहला तो नाइदर था, तो ये वाला जो है तुम कहोगे था इसमें तो कंजक्शन आ गया, तो कैसे बनाए मेन क्लॉज। ऐसे सेंटेंस में जहाँ दो कंजक्शन होंगे, पहले कंजक्शन को हम इग्नोर करते हुए मेन क्लॉज में शामिल करते हैं, दूसरे कंजक्शन को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बराबर वाली क्लॉज कहते हैं। तो क्या कहोगे, सेंटेंस क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। यस, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आई कांट गो टू ऑफिस। देखो ये वाक्य आपने कहा मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसका प्रभाव यहाँ बन रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर आपको बुखार आया है तो आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, असमर्थ हैं। तो इसलिए जब इस सेंटेंस का प्रभाव यहाँ पड़ता है तो इसको हम कहते हैं इलेटिव कंजक्शन। तो इसको हम इलेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे। तो क्या कहोगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर बनाओ मेन क्लॉज। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। अब इसका जब इलेटिव कंजक्शन होगा तो क्या आएगा, हंस लिख सकते हो, दस लिख सकते हो, सो लिख सकते हो, देयरफॉर लिख सकते हो, फॉल लिख सकते हो। तो ये जो शो वाला शब्द है ये अच्छा लगता है, इसलिए अतः, परिणाम स्वरूप। तो क्या कहोगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो कंजक्शन क्या लिया है, सो से इसको जोड़ दो, सो आई कांट गो टू ऑफिस। लीजिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर मेन क्लॉज, सो आई कांट गो टू ऑफिस कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा हुआ है। अब इसका आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता, इसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ रहा है। इट इज़ वेरी डार्क, ये बहुत अंधेरा हुआ है। आई कांट गो आउट, इसका प्रभाव जो है यहाँ पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ ये बहुत ही अंधेरा है बाहर, दूसरा अगर बाहर अंधेरा है तो क्या होगा, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो इसकी वजह से ये सेंटेंस बन रहा है, या इसका प्रभाव जो है यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। तो क्या होगा, इट इज डार्क आउटसाइड। इट इज डार्क कर दो, इट इज वेरी डार्क, इट इज वेरी डार्क। आउटसाइड में मत लिखो। ये हो गया मेन क्लॉज। आई कांट गो आउट को जोड़ना पड़ेगा कंजक्शन से, हेंस, दस, सो, देयरफॉर, फॉर, फलतः, परिणामतः, अतः, इसलिए। तो क्या कहोगे, आई कांट, इट इज़ वेरी डार्क, सो किसे जोड़ दो, सो की जगह में क्या लिख सकते थे, देयरफॉर, है ना, 10 हमने सो ही लिख दिया, सो आई कांट गो आउट। तो क्या कहा आपने, इट इज़ वेरी डार्क प्रिंसिपल क्लॉज, सो आई कांट गो आउट कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, ये इस पर निर्भर नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जुड़े हैं सो से, और एक सेंटेंस बन रहा है, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये थे आज नया चैप्टर, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, संयुक्त वाक्य बनाना। इसमें एक मेन क्लॉज होती है, दूसरी उसी के समकक्ष, उसी की बराबर, उसी की दोस्त दूसरी क्लॉज होती है, जो 4 प्रकार के कंजक्शन से जुड़ सकती है। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्जेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। मैं तो कहता हूँ आप 4 शब्द याद करो केवल, एंड यहाँ से, बट यहाँ से,
अदरवाइज यहाँ से, शो यहाँ से। तो आपने 4 शब्द क्या आ गया आपके पास, एंड, बट, अदरवाइज, सो। अब जब आपको इतना आ जाएगा तो आपने नाइदर नॉर, आइदर और इसका प्रयोग सीख ही लोगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका प्रयोग भी सीख ही लोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल मेरे कहे अनुसार केवल सब जगह इसी को भर दोगे, लेकिन ये 4 शब्द याद कर लो। तो क्या होगा, ये 4 शब्द किसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्यूमुलेटिव कंजक्शन का, एडवर्जेटिव कंजक्शन का, अल्टरनेटिव कंजक्शन का और रिलेटिव कंजक्शन का। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? नया चैप्टर है आज, सिंथेसिस, जो 9th 10th 11th 12th और साथ ही एनडीए के जो एस्पायरेंट हैं और जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है। और आपको कैसा लगता है, कितना समझ में आता है, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिल सके। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।